नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। लंबे वक्त से जिस मॉनसून सत्र का इंतजार था, आखिरकार आज वो मॉनसून सत्र शुरू हुआ और बिल्कुल हूबहू वैसा ही हुआ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था या जिसके कयास लगाए जा रहे थे, या फिर ये कहें कि अब तक जैसा हमने होते हुए देखा है। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर, जैसे हमेशा किसी सेशन की शुरुआत होती है, मीडिया से वो बात करते हैं, एक तरफा संवाद करते हैं। एक तरफा उन्होंने संवाद किया और संवाद में ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी पीठ थपथपाई और उसके साथ साथ एक टर्म भी दे दी कि इसे हम, ये सेशन जो है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसको विजय उत्सव के रूप में मनाएंगे। अब आप ये वर्ड विजय उत्सव तमाम मीडिया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पर आप देखेंगे और अब इसको विजय उत्सव ही कहा जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट के सेशन से पहले बाहर बोल रहे होते हैं तो वो लोगों से ज्यादा मीडिया को एक तरह से बता रहे होते हैं, जो उनका फेवरेट मीडिया है उसको, कि उन्हें क्या लाइन लेनी है और किस तरह से अब उन्हें आगे बढ़ना है। और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। जैसे ही पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत होती है, वैसे ही आप ये देखिए कि किस तरह से जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलना शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को से सवाल पूछे और ये कहा कि ट्रंप आखिर 24 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर कराया। अब तो उन्होंने ये भी कहा कि पांच जो है फाइटर जेट जो है मार गिराए गए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा किसके हैं। फॉरेन पॉलिसी से लेकर तमाम मुद्दे जब उठाए गए तो देखिए कैसे जेपी नड्डा उठ खड़े हुए और जेपी नड्डा किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप सुनिए। हो सकता है आपको कुछ देर अपने कानों पर यकीन ना आए, क्योंकि फर्क महसूस नहीं हो रहा था कि वहां पर जेपी नड्डा बोल रहे हैं या फिर जो राज्यसभा स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं। आप एक तरह से उनकी भाषा देखिए, क्या कह रहे हैं वो। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. Nothing will go in record. Whatever I am saying, only that will go in record. ये कह रहे हैं जेपी नड्डा। जी हाँ, अब तक आपने ये बात जो है सभापति को कहते हुए सुना होगा कि जब विपक्ष या कोई भी हंगामा कर रहा होता है और कोई ऐसी बात कहे तो वो कहते हैं कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। अब सब कुछ अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। और आप ये देखिए क्या कह रहे हैं, आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई इतना सफल ऑपरेशन नहीं हुआ है। यानी करगिल से लेकर 1971 की वॉर से लेकर इसके अलावा जितनी भी अब तक जंग या कॉन्फ्लिक्ट हुए, उस सब को देखिए कैसे फरामोश करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा। और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आपने सुना ही। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, और ये भी आप सुनिएगा कि कैसे वो कह रहे हैं कि 1 सेकंड के लिए रुके सिर्फ नरेंद्र मोदी और वहां से भागते हुए नजर आए। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी गए थे लेकिन चंद सेकंड के लिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक तरफा संवाद करना आता है। उन्हें यह पता है कि ये जो सेशन है वो कितना हंगामेदार होने जा रहा है। सवालों के अंबार हैं और सवालों के जवाब देना तो जाहिर सी बात है उनको आता नहीं है। 11 सालों में कभी उन्होंने दिए नहीं है, इसलिए पीठ दिखाते हुए वो नजर आते हैं। और अब आप ये देखिए कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन ये शुरू हुआ है, 23 तारीख से लेकर 26 तारीख फिर से विदेश की यात्रा पर मोदी जी निकलने वाले हैं। सुनिए आप राहुल गांधी को। जो
हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। सर ये एक नया अप्रोच है। सर पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू सर। क्या पीएम कह रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर निकल लिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और लेवल प्लेइंग फील्ड की वो दरअसल यहाँ पर बात कर रहे हैं। ना तो पार्लियामेंट के अंदर ही लेवल प्लेइंग फील्ड है, ना पार्लियामेंट के बाहर ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप देखिए कि चेयर पे चाहे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही जो बैठे हुए हैं सभापति, वो देखिए क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। वो लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं। वो जब सत्ता में बैठे लोगों की बारी आती है तो कैसे उनको एक पूरा एकदम खुला मैदान दिया जाता है, और जब बात विपक्ष के नेताओं की आती है तो कैसे उनकी आवाज को दबाया जाता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज सबसे ज्यादा मजबूती से पहुंचनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की आवाज जनता की आवाज होती है। जनता के मुद्दे वो वहां पर उठाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, और ये कोई नया नहीं है। और इस बार तो शायद और भी ज्यादा आपको मजबूती से सत्ता पक्ष ये करता हुआ नजर आएगा, और उसमें साथ उनका कौन देगा मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। सुनिए आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, और जैसे ट्रंप का नाम लिया जगदीप धनखड़ जो है उनको कितनी परेशानी हुई, सुनिए आप जरा। विषय प्रश्न नहीं है ये। पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। तो आपने सुन लिया कि कैसे उनको चुप कराते हुए, खामोश कराते हुए जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। हम सब चीजों पर चर्चा के लिए तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। मैम पीएम ने बोला डिस्कशन होगा, उसकी पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद कर देते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। सोचिए आप, लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है तो बाकी और नेता जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो उनके साथ क्या होगा। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने पार्लियामेंट के सेशन से पहले महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई थी, ताकि फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो ढंग से किया जा सके और सरकार को चौतरफा घेरा जा सके, क्योंकि उनको पता है कि सरकार की मंशा क्या है, वो किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं देगी। और अब आप ये देखिए कि जिस तरह से अब्रप्टली ये सीज फायर किया गया, अब आप ये देखिए हमारे सेना अध्यक्ष से लेकर उप सेना अध्यक्ष से लेकर जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं वो सब इन बातों को उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार जो सेना के शौर्य, सेना ने जो कार्य किया उसका जो एक तरह से क्रेडिट है वो खुद ले रही है, और उसमें ये कह रही है कि 100% कामयाबी हासिल की है, हमने पूरी तरीके से आतंकी ठिकानों को जो है वो निस्तनाबूद कर दिया है। इसलिए इस सेशन को विजय उत्सव सेशन के तौर पर मनाया जाना चाहिए। यानी कि वो पहले से ये कह रहे हैं कि भाई सवाल ओवाल जो है वो तो आप दरकिनार करिए, साइड में रखिए, वो तो कोई बात नहीं है, इसे आप फिलहाल उत्सव मनाइए, क्योंकि 11 साल से
मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जनता को, पूरे देश को इवेंट में ही तो झोंक रहे हैं। चाहे कोरोना हो तो आपसे कह दिया जाता है थाली बजाइए और दिए जलाइए, और कोई भी इस तरह की जब भी मुश्किल की घड़ी आती है आपको किसी ना किसी ऐसे गैर जरूरी काम में उलझा दिया जाता है ताकि इवेंट क्रिएट किया जाए, मोदी मोदी के नारे लगे और वो तमाम जरूरी सवालों से बचते रहें। और अभी भी तमाम जरूरी सवालों से बचते हुए, पीठ दिखाते हुए पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। मोदी जी आए और सिर्फ चंद सेकंड रुके, उसके बाद चले गए और अब 23 तारीख से वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। और जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आजादी के बाद से अब तक का ये सबसे सफल ऑपरेशन है मोदी जी के नेतृत्व में। द ओनली थिंग मैटर्स इन दिस कंट्री, और बीजेपी के लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की इमेज, और वो है नरेंद्र मोदी। चाहे फॉरेन पॉलिसी की बात हो, इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी आप देखिए कैसे पूरे तरीके से फेल्योर इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साबित हुई। एक भी कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, ये सब हमने देखा है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी मतलब मोदी मोदी के नारे, जब वो विदेश में जाए वो कैसे गले मिल रहे हैं, वो कैसे हाथ मिला रहे हैं, उससे क्या हासिल हो रहा है, इसकी बात कोई नहीं करता है। और जब सवाल पूछे जाएं तो कैसे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उनको देशद्रोही कह दिया जाए, विपक्ष को कह दिया जाए ये तो हर चीज पर सबूत मांगते हैं, ये तो सबूत गैंग है, ये तो चाइना के एजेंट है, पाकिस्तान के एजेंट है, पाकिस्तान परस्त है, देशद्रोही हैं, ये सब कह दिया जाए। यानी कि सवाल मत पूछिए, जो जैसा कर रहे हैं बस उस पर आंख मूंद कर बैठ जाइए, चाहे वो SIR हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर इस तरह के मामले हो। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। स्क्रीन पर आप तीनों मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ आप देख सकते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र शरण जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। सीनियर जर्नलिस्ट राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत राहुल लाल जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी। ये आप शुरू से लेकर अब तक देखिए, आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन मुझे लगता है ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म नजर आ गई है कि ये पूरा मॉनसून सत्र किस तरह का रहने वाला है। और जो बात राहुल गांधी ने आखिर में कही कि आए और पीठ दिखाकर निकल लिए और उनको बोलने नहीं दिया गया, ये एक तरह का, और अब तो जेपी नड्डा ही सब कुछ ऐसा लग रहा है वही कहते हुए नजर आएंगे, सभापति की भी जरूरत नहीं पड़ गई है। वो कह रहे हैं कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, जो मैं बोल रहा हूं बस वही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बुशरा जी, जो आपातकाल के लक्षण जिसको लेकर भी बड़ी जोर शोर से लोग 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सदन में आज मानसून सत्र में सीधे सीधे दिख रहा है। कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सत्ता पक्ष अपनी बात रखे, उसके ऊपर जो है कि विपक्ष जवाब दे। आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस के, सोचिए कांग्रेस देश की बड़ी विपक्षी पार्टी, उसके नेता है, आप वो बोल रहे हैं, उन्हें नहीं बोलने दे रहे हैं। और जो जेपी नड्डा जी का, जेपी नड्डा जी कौन कौन सा भूमिका संभालिएगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब तो आज जो उन्होंने दिया कि वो जो आज उन्होंने बयान दे दिया और जिस तेवर में वो दिख रहे थे, जैसे लग रहा था कि राज्यसभा का सभापति भी वही है, तो अब लोकसभा अध्यक्ष का पद भी हटा दिया जाए, राज्यसभा के सभापति का पद भी हटा दिया जाए, सब मोर्चा जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके कुछ जो बिल्कुल निकटस्थ सहयोगी है वही लोग संभाल लें। देखिए, संकट की घड़ियां काफी ज्यादा बड़ी है। ये बुशरा जी, ये बादल जो है वो छोटे मोटे बादल नहीं है। जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं लोकतंत्र में, इसको हम लोग बार बार दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यानी हर दिन जो बीतता चला जा रहा है, वहां पे आपातकाल के लक्षण जो है वो अघोषित आपातकाल जिसको हम लोग कहते हैं, अब वो अघोषित से सीधे सीधे घोषित के स्तर पे चला आ रहा है। सवाल सबसे बड़े ये हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोलेंगे, और जो सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से, सोचिए कि ट्रंप का नाम लेते हैं अगर, तो ऐसे टोका टोकी कर रहे हैं राज्यसभा के सभापति, कितने सीनियर है, उम्र में सीनियर है, राजनीतिक अनुभव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर है। आज तो सोचिए खड़गे जी का जन्मदिन भी है, फिर भी उनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। कुछ सवाल बिल्कुल उठेंगे। देखिए बुशरा जी, मुझे समझ में नहीं आता है, 10 मई को जब यही चैनलों पर डिबेट चलते थे तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। अभी जब उस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से प्रश्न पूछते थे बुशरा जी टीवी चैनलों पे, तो वो बोलते थे, मैंने उस समय पूछा था कि भाई 21 में से केवल 9 ही लक्ष्य टारगेट आप ध्वस्त कर सके हैं। भारतीय सेना ने बताया था कि आतंकवाद के उन्होंने 21 ठिकाने ढूंढने हैं और ऑपरेशन सिंदूर में 9 को ध्वस्त किया गया है, बाकी कब ध्वस्त किए जाएंगे।
तो बीजेपी के लोगों का जवाब होता था कि नहीं, अभी ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है, वो सब के सब नष्ट किए जाएंगे वो। और जब ट्रंप को लेकर सवाल पूछते थे हम लोग भी, और विपक्ष भी सवाल पूछता था कि भाई ट्रंप ने कैसे समझौता करा दिया, तो कहते थे कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर तो अधूरा है। आज प्रधानमंत्री जी ने अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि विजयोत्सव मनाइए। मैं ये पूछ रहा हूं 10 मई से लेके आज 21 जुलाई के बीच में ऑपरेशन सिंदूर में नया क्या घटक जुड़ गया बुसरा जी, जिसके कारण से हम लोग माने विजय उत्सव तो तब मनाया जाता है जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। 22 अप्रैल को पहलगांव का आतंकवादी घटना घटी, एक भी आतंकवादी ना तो जिंदा ना तो मुर्दा सरकार सबूत न दे पाई, वो सबके सब आतंकवादी फ्री हैं जहां पे भी हैं। आप पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को भी नष्ट नहीं कर पाए। और जो पूरे दुनिया भर में ट्रंप 24 बार बोल चुके हैं, कितने विमान गिरे भारत के, उस संदर्भ में वो ट्रंप ने तो अटकल लगा दिया 5 विमानों का। अरे आप खंडन कर दीजिए, बता दीजिए कितने क्या स्थिति बनी है। उस मामले को कोई अगर जैसे ही नाम सामने में लेके आता है तो उसको आप टालने का प्रयास करते हैं। भाई सीडीएस का बयान है, उप सेनाध्यक्ष के बयान है, डिफेंस अटैचे का बयान है, कब तक आप इनकार के मोड में रहेंगे? तो देखिए, एक सरकार जिस तरह से बयान आया वहां पे कि भाई भारतीय सेना के ऊपर जो डिफेंस अटैचे ने जकार्ता में जो बयान दिया, हम लोगों के यहाँ पे टीवी लाइन पे क्या चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर में कि सेना को खुला हैंड दे दिया गया है, सेना खुलकर काम कर रही है। दूसरी तरफ ये सरकार सेना पे प्रतिबंध लगा रही थी बुसरा जी कि आप किस तरह से काम करेंगे, आप उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, आप उनके यहाँ पे हमला नहीं करेंगे। और खुल के सेना ने स्वीकार किया कि उस कारण से भारतीय सेना को नुकसान उठाना पड़ा। इन मामलों का जवाब नहीं देंगे। मुझे एक ही चीज मैं कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि ट्रंप हैं? भारत के वाणिज्य मंत्री, भारत के वाणिज्य से संबंधित कहां पर भारत अमेरिका ट्रेड के मामले पर ट्रेड डील क्या हो रहा है, भारतीय पक्ष से कभी जानकारी नहीं मिलती है। अमेरिका की तरफ से लगातार जानकारी मिलती है हम लोगों को। हमें लग रहा है इस सरकार ने इस देश के संप्रभुता और सुरक्षा को तो खतरे में डाला है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी खतरे में डाल रहा है बुसरा जी। दोहरी चुनौती है ये। आप तीसरा अर्थव्यवस्था बनने के डंके का नारा लगा दीजिए और स्थितियां दूसरी हो जाए। सदन में मानसून सत्र में जो आज स्थितियां देखी है कि राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और सोचिए, जो सबसे आपने भूमिका में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज रखा, 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। विदेश मंत्रालय 20 जुलाई को घोषणा करता है प्रधानमंत्री ब्रिटेन जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री जो है मालदीव जाने वाले हैं। भाई इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है तो प्रधानमंत्री को तो देश में होना चाहिए था। 140 करोड़ की आबादी वाला देश प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आता, छोटे छोटे देशों में घूमते रहता है। कम से कम देश की समस्याओं का तो समाधान कर दीजिए। आज होते सदन में 1-2-4 सेकंड रुकता है और आप चले जाते हैं। तो ये स्थितियां बड़ी खराब स्थिति है बुसरा जी इस समय। जी बिल्कुल, आपके पास मैं लौट रही हूँ और रविंद्र जी के पास आऊं। उससे पहले सिद्धार्थ जी, ओपनिंग कमेंट आपसे कि ये जो कुछ हो रहा है इसको आप कैसे और किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की कामना तो सब करते हैं, लेकिन 11 सालों में क्या कुछ होते हुए हमने देखा है और क्या कुछ हो रहा है वो तमाम हमारी आंखों के सामने है कि सवाल पूछना ही अब एक तरह का जुर्म बना दिया गया है। और आप ये कहें कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर तो आप बिल्कुल ही सवाल नहीं पूछ सकते हैं। भाई आप ये देखिए कि अगर फॉरेन मीडिया से लेकर तमाम मीडिया ये कह रहा है कि इतने विमान गिरे हैं, आप सामने आकर कह दीजिए कि नहीं गिरे हैं। जब आपके सेना अध्यक्ष से लेकर उप सेना अध्यक्ष से लेकर एयरफोर्स के ऑफिसर से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है हमारा, लेकिन आप उसको 100% आप इसको कामयाबी कह रहे हैं और किसी नुकसान की आप बात नहीं कह रहे और आप कह रहे हैं विजय उत्सव मनाइए, सवाल मत पूछिए आप। जी, आपका थंबनेल देख के लग रहा है कि जिसको 56 इंच का शेर समझे थे वो तो भीगी बिल्ली निकला संसद में। पहले ट्रंप से भाग रहे थे, अब संसद से भाग रहे हैं, तो आप 56 इंच के शेर कहाँ रहे, अब तो आप भीगी बिल्ली जैसे भाग रहे हैं। और ये जो एक इस तरह का चर्चा होती है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो जो आदमी बहुत जिद करने लगे ना कि आग बहुत ठंडा होता है, उससे चर्चा विचर्चा करने के बदले उसके हाथ पे थोड़ा सा आग रख देना चाहिए, उसको समझ में आ जाएगा कि आग गर्म कैसे होती है। तो देखिए, उनको लेकिन प्रमाणित करना पड़ेगा। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि ये एक तरफ तो जो संसद में हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों वगैरह में काफी ये चर्चा हो रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, सार्वजनिक रूप से बात करेंगे तो दुश्मन को पता लग जाएगा, ये वो इधर उधर की बातें हैं। तो उसका भले वो गलत है या सही है अपनी जगह पे, लेकिन हमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो कैसे गलत है।
सबसे पहले तो ये कि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमेशा संसद में हंगामा होते रहता है। वीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस करती थी तो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भाजपा करती थी, और जब गुजराल साहब थे तो कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर करते थे। तो सवाल उठता है कि आखिर संसद क्या है और सांसदों ने उसे क्या समझ के रखा है। देखिए, भारत में सारे अधिकार सबसे पहले नागरिक के पास होते हैं, इसीलिए संविधान शुरू ही होता है हम भारत के लोग से। तो जैसे आपके चैनल में आप एडिटर हैं, पर सारे काम तो आप खुद नहीं करते, कुछ काम जैसे कैमरा चलाना, स्टूडियो को खोलना, चाय पिलाना, इसके लिए आपने दूसरों को नियुक्त करके रखा है। वैसे ही व्यक्ति अपने कुछ अधिकार वोट द्वारा प्रतिनिधि को नियुक्त कर देता है। जैसे तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना की का किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं है, तो वहां का नागरिक जो होगा तेलंगाना का, वो रक्षा, विदेश नीति आदि का काम अपने सांसद के सुपुर्द कर देता है। इसीलिए चुनाव में बैलेट या ईवीएम में आप देखिएगा प्रत्याशियों का तो नाम होता है, लेकिन किसी पार्टी का नाम नहीं होता। केवल हर प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह होता है, चाहे वो किसी दल से हो या निर्दलीय हो। तो भारत भर के ऐसे 543 जन नियुक्त प्रतिनिधि जब एक जगह जमा होते हैं तो उसे हम संसद कहते हैं। अब जो तेलंगाना के नागरिक को रक्षा एवं विदेश नीति के मूल अधिकार का, उसका जो एफडी है, उसकी व्यवस्था के लिए उसने 543 लोग चुने हैं। उन लोगों ने मिलकर एक इकाई को वो सुपुर्द किया जिसका नाम सरकार होता है। मतलब सरकार जनता की मालिक नहीं है, सरकार जनता के अधिकारों की मैनेजर है। अब मैनेजर को अपने मालिक को काम का हिसाब तो देना पड़ेगा, उस हिसाब किताब के लिए ही संसद बैठती है। आज संसद में अजीब हुआ, जब राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति दोनों का हिसाब मालिक ने मैनेजर केंद्र सरकार से मांगा तो मैनेजर भाग गया, बोलने लगा मैं हिसाब नहीं दूंगा। तुम कौन हो हिसाब मांगने वाले? मांगना है तो फलाना तारीख को मांगो, वरना नहीं दूंगा, 9 बजे नहीं दूंगा, 13:61 पर दूंगा, आदि आदि इत्यादि है। 13:61 पर आप कैसे दोगे? तो हुआ यह है कि आपने अपना खून पसीने का पैसा बैंक में रखा, और जिस दिन बैंक में अपना पासबुक लेके गए और कहा कि अपडेट कर दो, तो बैंक मैनेजर बोलता है कि आपका पैसा अब मेरा हो गया, अब आपको हम हिसाब किताब नहीं देंगे। तो जब पहलगाम की आतंकी घटना हुई तो राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हुई, सरकार ने खुद माना। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सुरक्षा के इकाइयों का इस्तेमाल किया, हम सबने देखा, सेना के इस्तेमाल हुआ। जब सीज फायर हुआ तो विदेश नीति बीच में आ गई। तो जब ये सारे काम केंद्र सरकार के जिम्मे हैं और केंद्र सरकार हम भारत के लोगों की मैनेजर है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का हिसाब हम भारत के लोग मालिक को देगी नहीं तो किसको? ट्रंप को देगी क्या? मालिक को देगी या किसी पड़ोसी को देगी? ट्रंप को कैसे देगी? भाजपा का वोटर भी तो आज पूछ रहा है कि जब सेना ने अखंड भारत को मुट्ठी में कर लिया था, जब मीडिया ने बलूचिस्तान तक पर तिरंगा फहरा दिया था, जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, तब पीओके को लेकर ना सीज फायर करते। सेना का जीता हुआ पीओके प्रधान जी ने लौटा क्यों दिया? संसद में पहलगाम हो, सिंदूर हो या सीज फायर, इन मुद्दों पर सरकार जितना भागेगी उतना इस देश की जनता को लगने लगेगा कि मोदी सरकार की नीयत में कुछ खोट है। लगेगा कि ये जोकर ट्रंप की बात तो आधे घंटे के अंदर मान लेते हैं, पर भारत के 140 करोड़ लोगों का 140 करोड़ लोगों को तो आप दुष्कार रहे हैं। भाजपा संसद से जितना भागेगी उतनी और बदनाम होगी। ऐसे ही 2024 में भाजपा को ना भारत के 115 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया था। ऐसे ही हेकड़ी दिखाती रहेगी कि तो उसके खुद के जो 25 करोड़ वोटर बचे हुए हैं वो भी वो खो देगी। बैंक का मैनेजर मेरा रिश्तेदार भी हो तो ये थोड़े वैसे बैंक में मैं पैसा थोड़े रखूंगा कि जो कहे कि नहीं पैसा तुम हमारे यहाँ रखने के बाद हम तुमको वापस नहीं देंगे। वो रिश्तेदार भी होगा तो लोग अब वैसे बैंक में पैसा नहीं रखते हैं। तो ऐसा ही हो गया, एक गाने जैसा हो गया, मेरा सब कुछ मेरा, तेरा भी मेरा। तो इस तरह की जो बात है, तो इसीलिए इसमें संसद को ये चर्चा करने का हक नहीं। संसद का ये काम ही है कि इस विषय पर चर्चा हो। क्या ये सच नहीं है कि पहलगाम में राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हुई, भाजपा ने खुद माना? क्या ये सच नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के होने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस पूरे के पूरे विषय को कहा कि हम सेना के सुपुर्द कर रहे हैं, सेना इसका जवाब देगी? ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं। ये सारे लोग, भले एनडीए की सरकार हो, लेकिन ये सारे लोग 5 लोग जो हैं ये भाजपा के हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जब सवाल उठाया जाएगा तो एनडीए का एक भी घटक दल भाजपा के बचाव में आके बोलेगा नहीं, कहेगा हम जानते ही नहीं है इस बात को। ये तो 5 लोग आपने मिलके, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मिलके
ऑपरेशन सिंदूर कैसे करना सेना को दे दिया, वो क्यों दिया, कैसे दिया, हम थोड़े थे उस मीटिंग में, मुझे बताइए। जनता दल यू का कोई था, टीडीपी का कोई था? क्योंकि आप जो 5 लोगों ने मिलके क्या पहलगाम होने के बाद हम ये पूरा का पूरा इसका जवाब क्या दिया जाए, हम सबको पता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठी थी, उसके बाद ये घोषित किया गया कि हमने पहलगाम का जवाब क्या देना है, ये हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं। ये देने वाले कौन लोग थे? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें कौन लोग है? कहीं एनडीए का तो कोई है नहीं, बीजेपी वाला है। तो बीजेपी को यह समस्या भी राजनीतिक रूप से है कि इस विषय में कोई भी उसका घटक दल सामने आके उसका बचाव नहीं करेगा, कहेगा कि तुमने मैच खेला था भैया, हमको कैसे पता कि कैसे कि क्या हुआ था उस मैच में, उस मैच में हम थे ही नहीं। तो मेरे ख्याल से भाजपा ये भाग रही है, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो भाग नहीं सकती, भागना गलत है। और जितना इसके बावजूद भीगी बिल्ली की तरह भागेगी। आपने अगर अपने आप को 56 इंच का शेर बोला है और ट्रंप के सामने भी भाग जाते हैं और अपने लोगों के सामने भी भाग जाते हैं, तो आप अपने आप को 56 इंच का शेर आप कहते रहेंगे, लेकिन लोग समझने लगेगा कि ये तो भीगी बिल्ली है। तो मेरे ख्याल से भाजपा को ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए, और वो निकले या नहीं निकले, इस तरह का दबाव उनके ऊपर बनता चला जाएगा कि पहलगाम के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और सीज फायर के ऊपर, ये तीनों चीजों पर उनको खुल के चर्चा करनी ही पड़ेगी सदन में, दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह उनको अपनी बात रखनी ही पड़ेगी। अपनी बात रखने के अलावा जो सवाल उठेंगे उसका जवाब होगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये कोई विपक्ष के पार्टियों का सवाल नहीं है, ये इस देश की जनता का सवाल है। जैसे मैंने कहा, भाजपा का वोटर खुद कह रहा है, आप तो हमारे पास वोट मांगने आए थे तो बोलेंगे हम अखंड भारत बनाएंगे, तो जिस समय अखंड भारत मुट्ठी में आ गया था तो छोड़ कह दिए। तो ये सब जो सवाल है ये जनता के सवाल हैं, और इसका जवाब देना ही पड़ेगा उनको, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है बुशरा जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है देना ही होगा, लेकिन शायद वो अपनी शर्तों पर देना चाहते हैं। वो शायद एक तरफा संवाद की तरह देना चाहते हैं कि आप लिखित में दे दीजिए, हम आकर खड़े होकर अपना भाषण सुना के जो है वो निकल लेंगे, जैसे हमेशा मोदी जी करते हैं। यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष सवाल जवाब चाहता है। विपक्ष चाहता है कि हमारे सवाल हैं, आप उनके एक एक कर जवाब दीजिए। ट्रंप ने इसमें इंटरवीन क्यों किया, ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं, 24 बार आकर उन्होंने क्यों कहा कि उन्होंने सीज फायर कराई, वो भी व्यापार की धमकी देकर। ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि 5 विमान गिरे हैं, किसके गिरे हैं, क्यों हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा कि हाँ नुकसान हुआ है, क्यों ये बात कही गई। खुद अब तो जो राफेल है बनाने वाली कंपनी, उसकी तरफ से कहा गया कि हाँ एक राफेल का नुकसान हुआ है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जंग में नहीं हुआ, लेकिन हुआ उसी दौरान ही है। ये भी बात नहीं एक्सेप्ट की जा रही है। तो कोई भी बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, सिर्फ ढिंडोरा पीटना चाहिए, और इस ढिंडोरे में एक ही आवाज आनी चाहिए, मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और लगता है जेपी नड्डा से लेकर तमाम जो कैबिनेट है उसको भी लगता है कि हमारी इज्जत तभी तक ही बची रहेगी, या हम पद पर तभी तक रहेंगे जब हम मोदी मोदी के गुणगान करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रविंद्र शिरोन जी, सवाल यही है कि क्या इस बार एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे दुखती रग है, क्योंकि वो तो 11 साल से यही बताते रहे ना कि हम ही सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, ये तो पाकिस्तान परस्त हैं, ये तो चीन परस्त हैं, ये तो फंड लेते हैं, ये तो उनकी भाषा बोलते हैं, ये तो उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, ये तो जिहादियों की मानसिकता वाले हैं, और अब वो लोग नेशनलिज्म पर सवाल पूछ रहे हैं। जी नमस्कार बुशरा जी, और भाई सिद्धार्थ और राहुल जी के साथ सभी दर्शक साथियों को भी नमस्कार। देखिए बुशरा जी, संसद जो है, मैं जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने तब उसके 2-3 साल के बाद से लेकर लगातार कवर करता था, और दोनों सदनों को कवर करने का मुझे मौका भी मिला है जी। और देख तो, क्योंकि पत्रकार हैं, उस तरह की बुद्धि रही है, तो देख तो हम लोग संसद के सत्रों को और पहले से रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में इतने ज्यादा बायस्ड सदन के अध्यक्ष, दोनों सदनों के अध्यक्ष आज तक, चाहे वो ओम बिरला हो और चाहे वो जगदीप धनखड़ हो, दोनों के बीच कंपटीशन है कि कैसे सदन की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाए, और उसके लिए चाहे उनको कुछ करना पड़े, बस उनके जीवन का एक ही मकसद है, वो है किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की इज्जत बचा लें और उन पर कोई सवाल ना पूछे। अब देखिए, आज मैं 2-3 घटनाओं का आज भी जिक्र करता हूं। कैसे आज जब सदन में, राज्यसभा में शपथ ग्रहण हुआ, आज कुछ सदस्य ने शपथ लिया जो नए लोग आए थे, आज 75 वर्ष में पहली बार एक घटना घटी। वो क्या,
सांसदों ने जिन्होंने शपथ ली है उनके बारे में परिचय चेयर की तरफ से दिया गया, उनका परिचय दिया गया है कि ये सदानंद मास्टर हैं। एक पॉलिटिकल राइवलरी में इनके साथ इनके दोनों पैर जो है काट दिए गए इस तरह से। और अब ये शपथ लेंगे, कम्युनिस्ट है वो केरला से आते हैं, कम्युनिस्ट नहीं है, आरएसएस के व्यक्ति थे, तो कम्युनिस्ट के साथ वहां पर बड़ी वायलेंस होती है, उसका जिक्र सदन से किया। आज तक के इतिहास में जो हमारे ओथ और एफर्मेशन का जिक्र जो है वो है कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो व्यक्ति का नाम लेगा, वो व्यक्ति आएंगे, शपथ लेंगे, चेयर को ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करेंगे, दस्तखत करेंगे, अपनी कुर्सी पर वापस बैठेंगे। ये नई परंपरा आज इन्होंने शुरू करी है। क्यों? क्योंकि आज जितने भी लोग थे वो सारे बीजेपी या फिर नॉमिनेटेड सदस्य थे। अब जगदीप धनखड़ जो है 1990 में मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, उनको इस बात की समझ हम लोगों से कहीं ज्यादा है। लेकिन क्योंकि आप चापलूसी में इतने नीचे झुक गए हैं कि आप लोगों को न सही का कोई अंदाजा है न संविधान का कोई अंदाजा है। उसके बाद बात नेता प्रतिपक्ष की। अब नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा में तो चलिए नया इंट्रोड्यूस हुआ, 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पहले चलो ये पद नहीं था, ये पद संवैधानिक भी नहीं है। लेकिन जो हिंदुस्तान के जो संसदीय इतिहास है उसकी जो परंपराएं हैं बुशरा जी, उस परंपरा में सबसे पहले नेता सदन और नंबर 2 का पद अगर किसी को दिया गया है तो नेता विपक्ष को दिया गया है। ये पद तो उस दौर में दिया गया है जब विपक्ष जो है वो बहुत छोटी संख्या में होता था, उस वक्त दिया गया है। जब उनकी संख्या भी पूरी नहीं होती थी तब भी दिया गया है, तो उनको दिया गया है ये। और उसके बावजूद भी हर मुद्दे पर विपक्ष के नेता को बोलने के लिए बुलाया गया। आप याद कीजिए जब स्पीकर का भी चयन होता है तो उनको छोड़ने कौन जाता है? चेयर तक उनको छोड़ने के लिए नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री, इन 3 लोग जाते हैं, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि सरकार जो है वो सबको साथ लेकर चलेगी। नेता प्रतिपक्ष पूरे सदन में जो विपक्ष है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और नेता सदन जो है, नेता सदन पूरे विपक्ष का नेता है, वो राहुल गांधी के भी नेता है। नरेंद्र मोदी को इस बात का शायद अंदाजा नहीं है कि वो राहुल गांधी के भी नेता है। सदन के भीतर आने के बाद कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति बराबर होते हैं, सब लोगों को एक वोट का अधिकार है। और वहां पर आने के बाद न कोई प्रधानमंत्री है, न वहां पर कोई फॉरेन मिनिस्टर है, न कोई फाइनेंस मिनिस्टर है। वहां पर आने के बाद जो उस दल के सदस्य हैं, अगर वो सदस्य के तौर पर बैठे हैं तो वो सब बराबर है। नेता सदन है, इसलिए देखिए सदन के भीतर उनको नेता सदन बुलाया जाता है। अब तो खैर परंपरा इन्होंने धूमिल कर दी है, लेकिन नेता सदन उनको बुलाया जाता है। हाँ, प्रधानमंत्री को अगर कोई जवाब देना हो, अगर फॉरेन मिनिस्टर को कोई जवाब देना हो तो वो सरकार के पक्ष रख सकते हैं, लेकिन अख्तियारात एक सांसद के और एक मंत्री के बिल्कुल बराबर हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये बात जब हमको पता है तो क्या बिरला जी को नहीं पता है? लेकिन ओम बिरला को भी वो काम करना है जिससे कि भारत के संवैधानिक मर्यादा तार तार हो। जिस तरह की भाषा का प्रयोग आसंदी से किया जाता है, ऐसी खराब भाषा इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली। जिस तरह से, और उसके बाद राहुल गांधी को आकर बोलना पड़ा कि हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, बोलने नहीं दिया जा रहा था, ये समस्या तब भी थी जब सुमित्रा महाजन अध्यक्ष थी, लेकिन सुमित्रा महाजन का व्यवहार कभी भी इतना खराब नहीं रहा, इतने निचले दर्जे का नहीं रहा कि उस पर किसी को टिक्का टिप्पणी करनी पड़े। तब भी बड़ा संघर्ष होता था, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे उस वक्त पे सबसे बड़े जो दल था उसके नेता थे, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन कभी भी दूरियां इतनी ज्यादा नहीं हुई कि वो उनमें एक दूसरे के प्रति जो सम्मान था वो खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ का जो हालात, वो हालात तो इतने खराब हो गए हैं बुशरा जी कि अब समझिए कि संविधान के लिए या फिर इस देश में कुछ सवाल उठे उनके जवाब देने के लिए तो सदन चल ही नहीं रहा। अब तो चल रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री का चेहरा जो है उसको साफ रखा जाए, उस पर जो दाग धब्बे लगे हैं वो किसी को दिखाई ना दे, और उसके लिए चाहे किसी भी बड़े पद को, किसी भी बड़े जो जिम्मेदारी के पद पर व्यक्ति बैठा है उसको चाहे अपनी परंपराएं, अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना पड़े। तो उस लेवल तक अब विपक्ष चला गया है, और जैसे माफ कीजिए सत्ता पक्ष जो है वो चला गया है। ये जो स्थिति दोनों सदनों के आज देखने को मिली, ये बड़ी हास्यास्पद है और बहुत शर्म करने वाली है। आज तक देखिए 70-75 बरस लगे हम लोगों को इस दिन तक पहुंचने के लिए।
और 75 बरस में हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो है और मजबूत होगा, लेकिन हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो तो अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो हालात उससे भी खराब होते जा रहे हैं कि जब अगर सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे विपक्ष के द्वारा, अगर सवालों के जवाब ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर इस सदन को चलाने का मतलब क्या है? इसको चलाने का मतलब क्या है? क्या केवल मंत्रियों के भाषण सुनने की जरूरत है? अगर मंत्री के प्रधानमंत्री के भाषण ही सुनने होंगे तो वो तो हम लोग बिहार की रैलियों में सुन लेंगे, उसके लिए सदन में अपना टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर तो वो सवाल पूछे जाएंगे ना जो सरकार बाहर जवाब नहीं दे रही। और क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, जो जवाब दिया गया है, वो ऑन रिकॉर्ड है। आज से 200 साल के बाद भी कोई व्यक्ति आएगा, वो उठा के देखेगा कि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया। एक और हैरतअंगेज बात आज हुई, वो बताता हूँ। आज राज्यसभा में नेता सदन ने जानकारी दी, ये जानकारी देना उनका काम है नहीं, उन्होंने जानकारी दी कि सौमिक भट्टाचार्य जी जो कि सदस्य हैं बीजेपी के, उन्होंने एक नोटिस दिया है और वो उस नोटिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर ऑपरेशन सिंदूर पर। अब देखिए ये दो नोटिस दिए गए, एक नोटिस किसने दिया? एक दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे ने क्या नोटिस दिया? खड़गे ने दिया ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला, दोनों मुद्दों पर। सौमिक भट्टाचार्य जी ने दिया केवल ऑपरेशन सिंदूर पर। अरे पहले तो ये बताएंगे ना कि फेलियर कैसे हुआ इंटेलिजेंस का। ठीक, मल्लिकार्जुन खड़गे का रिजेक्ट कर दिया और सौमिक भट्टाचार्य का एक्सेप्ट कर दिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अब अंतर देखिए बताता हूँ। जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जब इस पर बहस होगी, इस पर चर्चा होगी, तो जो व्यक्ति नोटिस देता है गुप्ता जी, उस व्यक्ति को आखिरी में सवाल पूछने का अधिकार दिया जाता है। जब पूरी चर्चा खत्म हो जाती है, जिस व्यक्ति के नोटिस पर ये चर्चा शुरू होती है, उसको ये अधिकार है कि वो सवाल पूछ सकता है। ये अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे को ना मिले, इसलिए उनके नाम का नोटिस जो है उसको रिजेक्ट किया गया। और बीजेपी ये दिखा सके कि हम लोगों ने खुद स्वतः ये चर्चा शुरू की है और हम लोग सारे तथ्य जनता के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए सौमिक भट्टाचार्य का जो है वो एक्सेप्ट किया गया। जब इस तरह की छोटी हल्की राजनीति बीजेपी करेगी, तो आप बताइए कैसे हम लोग उम्मीद करें कि हम लोगों को या जनता को सही बातों का पता लगेगा? ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ट्रंप ने क्या किया, कितने विमान गिरे, नहीं गिरे, ये सब बातें तो उसके बाद की हैं। शुरू में तो देखिए कैसे लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, कैसे उनका साथ जगदीप धनखड़ जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनको सिर्फ एक मछली की आंख की तरह उनको राष्ट्रपति की कुर्सी दिखाई दे रही है। उसके लिए उनको कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े, अपना इज्जत, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, और चाहे वो प्रतिष्ठा जिसको वो कैरी कर रहे हैं, ये डॉक्टर राधाकृष्णन की परंपरा है, ये उन लोगों की परंपराओं को कैरी कर रहे हैं जिस पर कितने महान व्यक्ति बैठे हैं, जिस पर भैरव सिंह शेखावत जैसे लोग बैठे हैं, उन लोगों की परंपराओं को निर्वाह कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज ऐसे पतन के गर्त में लेकर के चले गए, मुझे लगता नहीं कि अगले 10 बरस तक भी इसको उठा पाना किसी के लिए बस की बात होगी। जी बुशरा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और बहुत ही गंभीर ये चर्चा, खास तौर पर जो आपने आखिर में बात कही। आप ये देखिए कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके नोटिस को एक्सेप्ट ना किया जाए ताकि जवाबदेही ना तय हो पाए या जवाब या सवाल उस तरह से वो ना कर पाए। और ये भी एक तरह से देना कि देखिए ये ऑपरेशन बहुत कामयाब था और हमने हम जो चाहते थे हमने वो हासिल कर लिया और हम खुद चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। यही आप देखिए जेपी नड्डा भी कहते हुए नजर आ रहे थे जब उन्होंने कहा कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं, हम इसके हर पहलू पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन कैसे चाहते हैं उसकी बानगी आज हमने देख ली है कि सिर्फ एक तरफा संवाद, इसे विजय उत्सव के रूप में आप मनाइए, आप सवाल मत पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप सवाल पूछना जो है वो सबसे बड़ा जुर्म जो हो चला है, ये साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। और राहुल लाल जी बिहार का नाम लेना नहीं भूले मोदी जी आज अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से मैंने कहा था कि मैं इसका बदला लिया जाएगा, और फिर बिहार की धरती में वापस जाके उन्होंने बताया भी कि देखिए सौगंध जो खाई थी उसको पूरा करके मैं वापस आ गया हूं। लेकिन कोई उनसे पूछे आपके पास सुनहरा चांस था, अगर सब चीज मोदी जी कर रहे थे तो सुनहरा चांस था कि आप तमाम आतंकी ठिकानों को खत्म कर देते, पीओके आपके हाथ में आ जाता, जिसके लिए आप कांग्रेस को और नेहरू और सबको जिम्मेदार ठहराते हैं, वो आपने सुनहरा चांस अपने हाथ से क्यों जाने दिया? क्या आपको लग रहा है कि इस बार ये तमाम चीजें
उल्टी आकर उनके ऊपर ही पड़ गई हैं। इसीलिए इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी और इस तरह की भाषा जो है हमें सुनने के लिए मिल रही है, क्योंकि पुलवामा में जो राजनीतिक फायदा उठाया, जो मिला, वो पहलगाम से होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सब कुछ करने के बाद भी रैलियां निकाली, यात्राएं निकाली, सब कुछ किया, बिहार भी पहुंचे, लेकिन वो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार बुरे घिरे हैं। तो भूषा जी सही कह रहे हैं कि वो बहुत बुरी तरह से घिर चुके हैं। और देखिए इसमें जो सवाल है वो सामान्य जनमानस के सवाल बनते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं यहाँ पे सभी लोग कि ये कोई विपक्ष के सवाल नहीं है, ये भारतवासियों के मन में ये सवाल आ रहा है। आप सोच के देखिए कि अगर ट्रंप ये चीज कह रहे हैं कि 5 जेट गिर गए लगातार, अगर जो है कि खुद जो है कि राफेल कह रही कि 1 विमान का नुकसान हुआ है, तो भारत सरकार अगर इसको बार बार डिनाई करती है, होता है ना कि किसी बच्चे को जब कहा जाता है कि उससे तथ्यों को छुपाया जाता है घर में, तो बच्चे की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। उसको कहा जाता है कि चीनी नहीं खाना है तो और ज्यादा चीनी खाने के लिए प्रोत्साहित होता है। यहाँ पे जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी तथ्यों को छुपा रही है, लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है। बुसरा जी, हम लोगों से लोग सवाल पूछते हैं कि कितने विमान गिर गए, गिरे तो जरूर है। बीजेपी के कट्टर समर्थक पूछते हैं कि क्या लग रहा है कितने विमान गिरे, 5 विमान गिरने वाला मामला सही है क्या? तो आप इस प्रकार की स्थिति क्यों बना के रखें भाई? जब खुल के चीजें आ ही गई, सीडीएस का बयान खुल के आ चुका है, तो जो है कि उसके अतिरिक्त जो है कि जकार्ता में जो बयान डिफेंस अटैची का आया उनका बयान है, इतनी चीजें खुल के स्पष्ट तौर पे है, अब फिर भी आप तथ्य छुपाने में लगे हुए हैं। देखिए जो शरण जी ने चीजें कही है, एक चीज तो मैं उसको जोड़ते हुए फिर आपके उत्तर पे आऊंगा। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री है उतना ही महत्वपूर्ण नेता प्रतिपक्ष भी है। ये कहते हैं कि लोकतंत्र के 2 चक्के हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो वो प्रधानमंत्री हैं। देखिए इसलिए ब्रिटेन में कहा ही जाता है कि जो विपक्ष के नेता को शैडो प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष के तमाम जो बड़े जो बनते हैं उनको शैडो कैबिनेट कहते हैं। तो राहुल गांधी एक शैडो प्राइम मिनिस्टर के दर्जे में खड़े हैं बुसरा जी, और आप शैडो प्राइम मिनिस्टर को सवाल पूछना नहीं देते हैं, आप उनके साथ उत्तर नहीं देने देते हैं। ये कौन सी स्थिति है? हमें तो लग रहा है कि जो दोनों सभापति महोदय लोकसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने गोदी मीडिया के एंकरों से कुछ ज्यादा ही शिक्षा ग्रहण कर ली है इन्होंने, कि वो जिस तरह से जो है कि विपक्षी लोगों को टीवी चैनल के स्टूडियो में नहीं बोलने देते हैं, टोका टाकी करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं, वही स्थिति बिल्कुल 100% सदन में दिखाई देती है। जो शरण जी ने बोला कि भाई अब अगर शपथ ग्रहण भी हो रहा है तब भी आप उनका परिचय देंगे वहां पे, तो ये बिल्कुल जो गोदी मीडिया का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को लोकसभा और राज्यसभा में स्थापित करने की कोशिश हो रही है बुसरा जी। सोचिए कितने खतरनाक प्रयास हैं ये। आप अपने देखिए लोकतंत्र जिंदा ही है वो सवालों से, सवाल पूछे जाते हैं तो उसके मतलब होता है कि आपकी जिम्मेदारी तय हो रही है। लेकिन अगर आप सवाल पूछने से ही भागेंगे आप, तो फिर जिम्मेदारी तो कैसे तय होगी? सबसे पहला सवाल तो लोगों के मन में यही है कि पुलवामा का हमला हो कैसे गया? पुलवामा कोई ऐसा सामान्य जगह तो था नहीं। मैं तो 2000 जब इन्होंने 370 हटाया उसके पहले भी पुलवामा दसरंग घाटी गया हूं। कठोर सुरक्षा का सामना करते हुए दूसरा जी उस जमाने में भी जाता था, कम से कम 10-10 जगह जो कि चेक हुआ करता था। और वहां पे आतंकवादी पहुंच गए, उनके पास इतना समय था कि वो आराम से जो लोगों से परिचय पूछ रहे हैं, उनसे तमाम तरह की धार्मिक चीजों की पहचान कर रहे हैं, मतलब खुला छूट है। उनको पूरी तरह से पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। और अब तो देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने खुद ही स्वीकार कर लिया, उन्होंने भी माना कि सुरक्षा में चूक थी। तो चूक हुई कैसे, ये मौके कैसे मिले? क्योंकि देखिए बुसरा जी पहली बार चूक नहीं हुई है, वो आज तक हम लोग नहीं जान पाए हैं कि पुलवामा में 350 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे पहुंचा। 2019 का घटनाक्रम है, 2025 में भी देश जो है कि उसको लेकर देश को कोई जानकारी नहीं। अच्छा, एक तर्क जो बीजेपी और उनका इकोसिस्टम देता है लगातार, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, गोपनीयता बहुत जरूरी है। अगर आपको गोपनीयता की इतनी ज्यादा चिंता थी तो 10 मई को जब सीज फायर हो ही गया था, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते। प्रधानमंत्री जी किसी ऑल पार्टी मीटिंग में उसके पहले भी शामिल नहीं रहे, ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी। तो प्रधानमंत्री को अगर गोपनीयता की इतनी चिंता थी तो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते तमाम लोगों को और उसमें पूरी जानकारी, पूरी परिस्थिति रख देते। वो काम भी उस समय नहीं किया। जब भी इस प्रकार के सीमा पर तनाव की स्थिति रही है, भारत में एक परंपरा रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। वो संसद का विशेष सत्र भी नहीं बुलाया आपने। एक रूटीन मानसून सत्र हो रहा है, उसको भी आप डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। वहां पर भी आप सवालों के उत्तर से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रंप के नाम लेते ही इनको 1000 वाट का जो है झटका लग जा रहा है। वो स्थिति बनी हुई है भाजपा नेताओं की कि भूल चूक से भी कहीं से आप ट्रंप का नाम ना ले लें।
भाई ट्रंप 24 बार बोल रहे हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े मंचों पे बोल रहे हैं, उसको हम लोग खारिज नहीं कर सकते कि ट्रंप तो यूं ही बोल रहे हैं। ट्रंप बोल रहा है, आपके तरफ से खंडन क्या आ रहा है? आपके तरफ से कोई मजबूत खंडन नहीं आ रहा है। आपके तरफ से आप कभी मिस्त्री जी को लगा देते हैं खंडन पे, कभी किसी और को लगा देते हैं खंडन पे। वो संघाई सहयोग संगठन की बैठक होती तो वहां ट्रंप बोलते हैं, G7 की बैठक होती तो ट्रंप वहां बोलते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ट्रंप ये बात बोल रहे हैं। बताइए, भारत को विश्वगुरु बनाने वाले थे। अच्छा देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे तथ्य। एक तो कश्मीर के मामले में हम लोगों की स्थिति यह है कि हम लोग किसी भी तीसरे मध्यस्थ को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ट्रंप की भाषा दूसरा जी मध्यस्थता की तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमने ट्रेड वार की धमकी दी, यानी वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने भारत को धमकी देकर सीज फायर करा दी है। इससे ज्यादा एक सॉवरेन कंट्री के लिए इससे ज्यादा एक शर्मनाक स्थिति क्या होगी? जब इन सवालों का जवाब देना चाहिए था इस सरकार को, तो इस सरकार किसमें लगेगी थी? दूसरा जी, यहां से इन्होंने अपने ढंग से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश में भेजा था। मैं बताइए, उस प्रतिनिधिमंडल की कोई एक भी जो उनकी सफलता की कोई एक भी दर हो, उनके जो अलग अलग देशों में गए, कभी कोई गाना सुन रहा था, कोई संगीत सुन रहा था, मतलब लूप हॉल्स पे लूप हॉल्स। जब घटना घटी तब भी लूप हॉल्स दिखे हम लोग को सुरक्षा के मामले पे। विदेश मंत्रालय तो भारत का है किस लिए, हमें तो वही नहीं समझ में आ रहा है दूसरा जी, कि हम टैक्स पेयर के पैसे विदेश मंत्रालय में क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। अगर आज की स्थिति में जो हमारे उप सेनाध्यक्ष ने बोला कि भाई इस पूरे लड़ाई में पाकिस्तान को सामने में दिखा था, पर्दे के पीछे से चीन था, चीन पर्दे के पीछे से था। 2020 में हम लोगों ने चीन के साथ देख लिया कि भारत चीन संबंध किस रूप में है। तो फिर वैसे स्थिति में अब चीनी निवेश को भारत में क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है? चीन के साथ हमारा व्यापार क्यों बढ़ता चला जा रहा है? तो आपके अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक हर मामला काफी डवाडोल हालत में है। अब आप सोच के देखिए कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री होते थे वो पहली यात्रा हमेशा भारत की करते थे, लेकिन ओली जी अब सितंबर में आ रहे हैं, पहली यात्रा उन्होंने चीन की थी। भूटान जैसे देश भी अब भारत के खेमे में ना होकर चीन के प्रभाव में है, बांग्लादेश चीन के प्रभाव में है, म्यांमार चीन के प्रभाव में है। मालदीव प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं दौरा करने के लिए, वो भी चीन के प्रभाव में है। भारत को चारों तरफ से चीन ने घेर के रख दिया है। प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं का क्या असर हुआ है और हम लोगों की जो विदेश मंत्रालय ने क्या किया है, उसका कोई उत्तर सामने में नहीं है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी बच के भाग रहे हैं। बिल्कुल बच के भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास इन तमाम सवालों के जवाब नहीं है कि आपने इतने देशों की इतनी यात्राएं जो आपने की हैं उसका आखिर हल क्या सामने निकल कर आया है। अगर मुश्किल की घड़ी में एक भी देश हमारे साथ आकर खड़ा नहीं हुआ, अगर भारत और पाकिस्तान हाइफिनेटेड हो गए, अगर सिंपैथी जो है जो हमें मिलनी चाहिए थी वो सिंपैथी पाकिस्तान कहीं ना कहीं लेने में अगर कामयाब हो रहा है, तो ये सवाल तो है ही। सवाल ये भी है कि जिसके ऊपर हमला हुआ वो आखिर अपनी सफाइयां देने के लिए प्रतिनिधिमंडल बनाकर बाहर क्यों भेज रहा है, ये जरूरत क्यों आन पड़ी। और उसके बाद भी जब हम बात करते हैं और जब हम अलग अलग मंचों पर जाते हैं तो वहां पर आप ये देखिए कि कुछ कंट्रीज के अलावा कोई भी कंट्रीज उस तरह से हमारे साथ आकर खड़े नहीं हुए। ये तमाम बातें हैं और ये दोनों ही चीजें हैं सिद्धार्थ जी। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा और नेशनलिज्म की जो बात है, और दूसरी विदेश नीति कि हमारा डंका बज रहा है। ये दोनों का ही ढोल जो है इस बार फट गया है। क्या इसीलिए सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है? और शायद मुझे लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई होगी, और उसके साथ साथ हमारा मीडिया का एक धड़ा भी, फ्लोरेसेंट मीडिया। हाँ देखिए, होता यह है कि दोपहर 12 बजे ना मैं धूप में खड़ा रहता हूँ तो मेरी छाया नहीं रहती है, लेकिन शाम में 5 बजे की धूप में ना मैं होता 6 फीट का हूँ लेकिन मेरी छाया 16 फीट की बड़ी हो जाती है। तो बीजेपी के साथ, बीजेपी इकोसिस्टम के साथ हमें पता है वो छवि में फंसे हुए हैं, वो अपनी छवि ज्यादा बचाना चाहते हैं। वो कुछ काम करें या नहीं करें, उनको अपनी छवि की चिंता ज्यादा है। और जिस तरह से शिवराज साहब ने समझाया, उन्होंने आंखों देखा हाल चश्मदीद की तरह समझाया कि पहले की संसद की परंपरा और मर्यादाओं को अभी किस तरह से तारकार किया जा रहा है, उससे तो यही समझ में आता है कि अमेरिका में एक फिलीबस्टर कहा जाता है, एक फिलीबस्टर टैक्टिक्स होता है जिसमें ना किसी प्रोसीजर को, किसी प्रक्रिया को भाषण से इतना लंबा खींच दो ताकि लोग उबकर बाहर चले जाएं, और ये देरी करने की एक रणनीति होती है। इसको अंग्रेजी में फिलीबस्टर कहा जाता है कि प्रोसीजर में ही इसको इतना फंसा दो, इतना लंबा प्रोसीजर कर दो कि मेन मुद्दे पर आए ही नहीं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि हम सब जानते हैं कि पहलगाम में प्रधान जी ने सुरक्षा की चूक मान ली थी,
उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय वो खुद टीवी पर से गायब रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो 7 तारीख से 10 तारीख तक दुनिया ने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर से व्योमिका सिंह को देखा। फिर अचानक सीज फायर कर लिया, तो वो ट्रंप के कहने पर कर लिया। मतलब ये कि पहलगाम और सीज फायर की जिम्मेदारी तो प्रधान जी की है और ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी सेना की है। तो सवाल तो उठेगा ही कि राष्ट्रवादी सरकार के राज में पहलगाम कैसे हो गया। विश्व गुरु यदि भारत है तो ट्रंप के सीज फायर को प्रधान जी कैसे मान गए। इन दोनों का सवाल का जवाब देना ना बहुत मुश्किल है, फंसे हुए हैं। उसका एक उदाहरण देता हूं। आप मुझसे सामान्य से सवाल पूछ लीजिए कि सिद्धार्थ जी क्या आपने सिगरेट फूंकना बंद कर दिया है। अब मैं हाँ बोलूंगा तब भी फंसूंगा, ना बोलूंगा तब भी फंसूंगा। हाँ बोलूंगा इसका मतलब पहले फूंकता था, ना बोलूंगा इसका मतलब अभी भी फूंकता हूं। तो ऐसा एक सवाल है जिससे कि प्रधान जी को सदन में बाहर, सदन से बाहर जाना उनकी मजबूरी है। ये जो आपने थंबनेल डाला है, ये थंबनेल का कारण यह है कि इस सवाल के जवाब में वो ना हाँ बोल सकते हैं और ना बोल सकते हैं। उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है रणछोड़ दास बनने का। खैर भारत में तो भगवान कृष्ण भी रणछोड़ दास बने थे, तो ये रणछोड़ दास बने बिना इनके पास चारा नहीं है। मेरे ख्याल से अभी भी इनके पास एक बहुत अच्छी परंपरा का निर्वाह ये कर सकते हैं। 1999 में जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन के बाद उस समय के भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल रिव्यू कमेटी नाम की एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष थे के सुब्रमण्यम जी। के सुब्रमण्यम वो थे जो अभी भारत के विदेश मंत्री हैं, जयशंकर जी उनके पिताजी थे। कारगिल रिव्यू कमेटी ने करीब 75 सुझाव दिए, उसमें से 63 सुझावों को 2012 तक भारत सरकार ने अपनी रक्षा डॉक्ट्रिन बनाया। भारत ने उसको अपना डिफेंस डॉक्ट्रिन बनाया और वो इतनी सफल कमेटी थी कि आज तक 1999 से 2025 तक 26 साल में पाकिस्तान दूसरा कारगिल नहीं कर सका। तो अगर हमको दूसरा पहलगाम से बचना है तो मोदी जी को अपने ही यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके पूर्वज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो खुद भाजपा के थे, उन्होंने जिस रास्ते पर चल के कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई, उस तरह की एक कमेटी इनको भी बनानी चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कारगिल दूसरी बार नहीं हुआ तो ये भी जरूरी है कि पहलगाम भी दूसरी बार ना हो। पहलगाम अगर दूसरी बार नहीं होना है तो इनको वाजपेयी जी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ये नहीं चलेंगे, केवल अपनी छवि बचाने की कोशिश करते रहेंगे कि चलो शाम में 5 बजे मेरी छाया 16 फीट की हो जाती है, तो ध्यान में रखिएगा 1.5 घंटे बाद सूरज भी नहीं रहता। जब अंधेरा हो जाता है तो आपकी छाया तो दूर, आपको भी कोई नहीं देख सकता। अंधेरा में आदमी ही नहीं दिखता है, छाया कब क्या देखेगा। तो इनको अपनी छवि के जो क्या कहते हैं गलतफहमी है, इससे बाहर निकलना चाहिए और कुछ यथार्थ का काम करना चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और संक्षेप में आखिर में रविंद्र जी कि क्या आपको कोई बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष इतना मजबूर कर पाएगा, जिस तरह के तेवर और सख्ती उसकी नजर आ रही है, कि प्रधानमंत्री आकर जवाब दें, या फिर हम वही जैसे हमने पार्लियामेंट के बाहर एक तरफा संवाद देखा है, वैसे ही बिल्कुल एक तरफा संवाद हम पार्लियामेंट के अंदर भी देखेंगे कि वो आएंगे, नेहरू को कोसेंगे, गांधी को कोसेंगे और फिर उसके बाद ये बताएंगे, जैसे कि जेपी नड्डा कह रहे थे कि आजादी के बाद का अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन है। जब आप सबसे ज्यादा विफल होते हैं ना, सबसे निचले पायदान पर आप खड़े होते हैं, तो आप ज्यादा चीख कर अपनी कामयाबी को बता रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये सदन के बाहर की जो आपने मोनोलॉग की बात की है, ये भी अभी शुरू हुआ है। मनमोहन सिंह तो सवाल भी लिया करते थे, उनसे तो हम लोग सवाल भी पूछते थे, वो तो किसी भी सवाल से भागते नहीं थे। 2 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल तक उन्होंने हमेशा जवाब दिए हैं, हर बार सत्र में जवाब दिए। ये तो अब परंपरा शुरू हुई है कि उधर से भाषण देंगे और हमारे बीच में एक बैरिकेड होगा, बैरिकेड के आगे पुलिस, उसके पीछे पुलिस और फिर प्रधानमंत्री होंगे। ये तो नई परंपरा है। इसके पहले तो सवाल जब हुआ करते थे तब तो मोनोलॉग का जमाना नहीं था। तो अब मोनोलॉग अगर बाहर होता है तो भीतर भी मोनोलॉग चाहिए, लेकिन वो भीतर मोनोलॉग जो है उसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है, एक तो बैठक हो गई इस सत्र के पहले, ये तो करीब साल भर के बाद पहली बार बैठक हुई है। दूसरी बात यह है बुशरा जी कि इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुई, और उनसे भी बड़ी बात खास देखिए कि गठबंधन अभी भी बना हुआ, गठबंधन टूटा नहीं है। केवल आम आदमी पार्टी बाहर निकली है क्योंकि उनको दिख रहा है पंजाब का इलेक्शन, और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला है। तो उसके अलावा आज भी जो गठबंधन विपक्ष की दलों का बना था, वो आज भी वैसा का वैसा है, और उस गठबंधन की असली शक्ल अगर देखनी है तो वो संसद के भीतर देखने को मिलती है। इसके पहले भी हमने देखी, अब भी हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल मजबूत गठबंधन है।
उसको देखकर आपको लगेगा कि आज भी हम लोग 2024 के चुनाव में ही हैं। ठीक वैसा गठबंधन है, वही मुद्दे उठाते हैं। वो देखिए, वो तो पॉलिटिकल मजबूरियां सबकी हैं कि तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के मुद्दे उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की दूसरी मजबूरियां हैं, वो तो पॉलिटिकल रीजंस रहेंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो सब पॉलिटिकल पार्टीज एक मत में, एक सुर में, बुलंद आवाज में आज भी उठा रही है। जी बिल्कुल, और वो उठाते रहना है। और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है कि जिसका जहां पर तमाम जरूरी जनता के से जुड़े जो मुद्दे हैं वो विपक्ष वहां पर उठाता है और सरकार को मजबूर करता है कि वो उस पर जवाब दे। लेकिन ये नई तरह की पार्लियामेंट हमें देखने के लिए मिल रही है, देश भी नया तरह का हमें देखने के लिए मिल रहा है, मीडिया भी नया तरह का है। इन 11 सालों में जो कुछ बदला है वो सब हमारे सामने है। और न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का मसला है बल्कि एसआईआर भी उतना ही बड़ा मसला है जिस पर सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। पहले विपक्ष जवाबदेह बनाना चाहता है ऑपरेशन सिंदूर पर और फिर एसआईआर की बात भी की जाएगी। चौतरफा घिरे हुए हैं। लेकिन मोदी जी हैं, निकल जाएंगे वो तो विदेश यात्रा पर, लौटेंगे तब भी उनको पार्लियामेंट में देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, रविंद्र जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका और राहुल लाल जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।